आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है जो लगातार जब से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके पहले से भी क्योंकि मैं लगातार एक्टिव था यूट्यूब पे, तो लगातार लोगों के मैसेजेस मुझे ये आते रहे हैं कि भैया ये बता दीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल थे, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कि वो कितना पुराना हो, कितना नया हो, बाद का है, पहले का है ना। ये सब चीज़ें लगातार ऐसी बातें हो रही थी कि यार कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, पुराना है, नया है, क्या दें क्या ना दें, कहीं कैंसिल ना हो जाए। स्टेट का चाहिए कि सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का कैसा होता है, सेंट्रल का कैसा होता है, ये सब बातें थी। तो अभी जाके, क्योंकि अब खुद का एक्सपीरियंस है, लगातार दिया है मैंने CHSL का सीजल का अभी 2 बार दिया है, जिसका सीजल 19 का तो रिजल्ट भी अब आ चुका है। और दूसरी अपील ये भी है कि जो CHSL 19 में थे लोग और सीजल 19 में सिलेक्शन हो गया, तो सीजल 19 की पोस्ट को छोड़ने के लिए जो हम लोग अभियान चला रहे हैं कि उसमें मास ग्रीवेंस डाल रहे हैं और एक पोर्टल की मांग कर रहे हैं SSC से कि वो एक पोर्टल दे दे जिसमें हम अपनी स्वेच्छा से अपनी नौकरी को छोड़ दें, ठीक है ना, जो CHSL में मिलने वाली, तो बाकी अदर लोगों को मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग भी मेल डालिए और समर्थन करिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, जैसे ही इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। पहले तो टायर 1 होता है, टायर 2 होता है जिसमें मैथ्स और इंग्लिश होती है, टायर 3 होता है, वो अब आजकल पेपर SSC तुरंत लेने लग गया है। जैसे ही टायर 2 होता है उसी के 4-5 दिन 6 दिन बाद ले लेता है, कभी कभी दूसरे दिन भी ले लेता है, तीसरे दिन भी ले लेता है। तो इससे क्या है कि टायर 3 जल्दी हो जाता है। और फिर टायर 3 की कॉपियाँ तब तक चेक नहीं होती जब तक टायर 1 और टायर 2 का कंबाइंड रिजल्ट नहीं निकालते, जैसा अभी सीजल 2020 का रिजल्ट आया है, ठीक है। अब इस रिजल्ट के बाद अब टायर 3 की कॉपियाँ चेक होना शुरू हो जाएंगी। जो लोग इसमें क्वालिफाई हो गए हैं उनकी कॉपियाँ चेक होंगी, जो क्वालिफाई नहीं है उनकी कॉपियाँ चेक नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप? अब इसका नंबर मिला के, जैसे अभी जो कट ऑफ आया है वो केवल टायर 1 टायर 2 का है। अब इस टायर 3 का नंबर ऐड होने के बाद फाइनल मेरिट एक मेरिट बनेगी जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टायर 4 के लिए बुलाया जाएगा, टायर 4 के लिए बेसिकली, ठीक है। टायर 4 अलग होने लग गया है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है। तो टायर 4 में क्या होता है? टायर 4 में एक तो होता है कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होती है, एक्सेल होता है और PPT बनानी होती है। तो इसी संबंधित कुछ जानकारियों के साथ आपके साथ हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग नंबर बढ़िया लाएं और उसके बाद भी आपका किसी भी प्रकार से कोई सिलेक्शन में बाधा हो। इस वजह से मैं पूरी जानकारी आपके सामने साझा करता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या है वो जानकारी। मैं छोटा कर देता हूँ खुद को, इधर ही कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मेरे बारे में है कि सीजल 19 से सेलेक्ट हुए थे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इस सब के बारे में जानकारी मिलेगी। SSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगता है, EWS OBC को लेकर क्या प्रॉब्लम होती है, और CPT DEST 2 टायर 4 होता है जो कंप्यूटर टेस्ट में 2 चीज़ें होती हैं, वो दोनों चीज़ें क्या हैं, और ठीक है, बाकी आपके सामने ये रहा। पहले क्या क्या मांगते हैं इस विषय में आपके सामने मैं बताता हूँ कि 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने नहीं होंगे तो नहीं चलेगा, पुराने होंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, नए रखेंगे तो ज़्यादा बेटर, वो थोड़ा सा फेस मिलता है उससे ज़्यादा बढ़िया। और पूरे जितने भी टायर होते हैं, जितनी बार भी आप जाते हैं तो वहाँ पे नई फ़ोटो ही देखते हैं, या जितनी बार आप पेपर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन में नई फ़ोटो के लिए इसी वजह से बोलते हैं ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है ना। ओरिजिनल ID प्रूफ, जिसमें कि आधार कार्ड आजकल सबके पास होता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, आधार होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाई स्कूल और मतलब 10th की और 12th की। हाई स्कूल की मार्कशीट इस वजह से ज़रूरी होती है क्योंकि उसमें आपका DOB चेक करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी मम्मी का नाम, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यदि होती है तो एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है। एफिडेविट बनता है, वो आप किसी भी वकील से मिल लेंगे तो वो 150 रुपये का एफिडेविट बन जाता है, जिसमें आप स्वघोषित मतलब अपनी तरफ से घोषणा करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम पाए जाने पर मेरी जिम्मेदारी होगी, किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो आपको निकाला जा सकता है। तो आप तो सही हैं, गलत किए नहीं हैं, तो आपके साथ गलत क्यों होगा, ठीक है। तो ये हो गई 10th की और 12th की। साथ में चाहिए ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ग्रेजुएशन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? इसका डिग्री, ठीक है, डिग्री। और डिग्री भी कब की? लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब
फॉर्म भर रहे होते हैं, जैसे फॉर्म की डेट आती है फॉर्म भरने की एप्लीकेशन की, तो लगभग 1 महीने का टाइम मिलता है ना, हाँ, शुरुआत ये, अंतिम ये, तो उस अंतिम डेट से पहले का आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि डिग्री पहले की निकाली रखी होनी चाहिए, नहीं, डिग्री अभी आई हो चाहे ना आई हो, अब बाद में निकलवा लीजिएगा। जैसे हमारा ही था, हमारी नहीं आई थी, हमारा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था उसके कुछ दिन पहले मैं गया था, कॉलेज से उठा लाया था, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का तो खैर यही है, बाकी यूनिवर्सिटीज का अपना अलग अलग है। तो जैसे आप क्या करें, ये देख लें कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया उसके पहले, मतलब लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, जैसे 20 में किया था तो जब उसकी लास्ट डेट थी आप चेक कर लीजिए, उसके पहले जितने लोगों का ग्रेजुएशन हो गया था उनकी डिग्री मिल जाएगी। वो हो सकता है कल इशू हो, परसों इशू हो, जब इशू कराए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो डिग्री होनी आपकी, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका उस डेट के पहले का होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रेजुएशन में ये होता है। बाकी सबकी एक एक कॉपी वहाँ पे लेते हैं, जैसे मेरा तो एक ही एक लिया था, बाकी कुछ नहीं था, और आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। और जो एडिशनल आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास हो वो लेते जाइएगा, ठीक है। हाँ, फिर आगे क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी है, एससी में तो कोई डाउट आता ही नहीं है, ठीक है। ओबीसी में अभी हम इसका फॉर्मेट आपको आगे चल के बताते हैं कि कैसा होना चाहिए। और अभी एक आ गया है ईडब्ल्यूएस की, बस इसके बारे में भी अभी बताते हैं। वैसे तो ये बस उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जैसे 2020 का फॉर्म 2020 में ही पड़ा था, है ना, जो सीजीएल 2020 का फॉर्म है वो 2020 में पड़ा था। तो उसी 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। बहुत ईजिली बन जाता है, आप जब फॉर्म डालें तो फॉर्म के पहले ही बनवा लें, ठीक है ना। उसी साल का होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओबीसी के बारे में डिटेल जानकारी मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि इसको लेकर लगातार डाउट रहते हैं। और यदि ऐसा कुछ है कि आपको पीडब्ल्यूडी की कोई ज़रूरत है, सर्विंग डिफेंस में है तो उसका कोई सर्टिफिकेट, अंडर टेकिंग का है, एक्स सर्विस मैन है तो उसका, डिस्चार्ज का उसका, फिर ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो, और हाँ, यदि किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो ये आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए, मतलब उस डिपार्टमेंट में आप बता के आइए कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, यदि मेरा वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो मैं ये छोड़ के चला जाऊँगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लूँगा, तो आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, तो ये होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने अपने यहाँ रेलवे से लिया था, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट रिलेवेंट चेंज, नेम, यदि नाम वाम आपने चेंज किया है तो उसको लेकर एक एफिडेविट ही बनाना पड़ता है और वो जमा करना पड़ता है, ठीक है ना। एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन इन द एडमिशन सर्टिफिकेट, और ये तो सब बेकार की बातें हैं। और क्या, जो आपका उस दिन वो आएगा ना, लेटर आता है ना, जो वहाँ पे एंट्रेंस लेटर आएगा, ठीक है, हाँ, तो उसको लेकर जाना है, बिना उसके तो जाना ही नहीं है, बिना उसके तो एंट्री नहीं होगी। तो जैसे मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं कि जैसे हम लोग गए थे और एक जगह पे बैग जमा करवाया, उसके बाद लाइन लगवाया, उसी में इतने नंबर से इतने नंबर के वो जो टिकट नंबर होता है, इतनी टिकट से इतनी टिकट नंबर तक के लोगों को अंदर जाना है। फिर ग्रुप डिवाइड कर दिया गया, बस उसको अंदर जाके बैठा दिया गया। हम लोगों से बोला गया कि ये डॉक्यूमेंट निकाल के रखिए, और जब जिसको बुलाया जाएगा वो आएगा, पूरा वही थंब वम और जितना भी कुछ होता है, लीगल है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, इतना ही सब कुछ होता है वहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, इसको लेकर बहुत वो रहता है ना, मैं थोड़ा सा अपने आप को हटा देता हूँ, ठीक है, रुक जाए। देखिए क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इसमें कि ये देखिए ऐसे लिखा होता है उत्तर प्रदेश, मान लीजिए किसी और प्रदेश के हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उस प्रदेश का होगा क्योंकि प्रदेश सर्टिफाई करता है कि हाँ हमारे प्रदेश के ये हैं। उसके बाद लिखा होता है कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा होना चाहिए, बस समझिए आपका काम हो गया। ये किसी दूसरे का मैंने चुराया, माफ़ करिए भैया, जिसका भी है, आपका कोई डेटा मैंने नहीं यूज़ किया है, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ बाहर नहीं करी है, ठीक है। तो वो ऐसे बना के देते हैं, मैं थोड़ा सा इसको घटा बढ़ा के भी बता देता हूँ कि ये ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखा होता है और ये सब मेंशन होता है उसमें, ये डेटें मेंशन होती हैं कौन कौन सी, कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कौन सी, ये सब डिटेल्स दी होती हैं, आपके मतलब की नहीं है, लेकिन ये सब लिखी होनी चाहिए, ये सब लिखी होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल होगा तो यहाँ पे स्कैनर होगा ताकि स्कैन करके देखा जाए, और यहाँ सक्षम अधिकारी के होंगे। आप इसके लिए कर सकते हैं कि आप इसके लिए आप वकील से मिलिए और आप उसको ये फॉर्मेट दिखा दीजिए कि हमको इस फॉर्मेट का चाहिए, इस फॉर्मेट का, ठीक है ना। तो वो पहले लोकल वाला बनता है, मतलब प्रदेश का, और फिर उसी से जब आप उनको फिर से बोलते हैं तो उसी को आधार मानकर दूसरा बना देते हैं जिसमें ये लिख के आता है, ठीक है। तो अब कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा इस संबंधित कि ओबीसी के सर्टिफिकेट को कैसे। हाँ, अब इसमें क्या बात होती है, इसमें ये होना चाहिए कि जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की होती है, ठीक है,
तो जो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन होती है उसमें उससे 3 साल पहले का, उससे 3 साल पहले का, जैसे 2020 में मान लीजिए जुलाई में खत्म हुई लास्ट डेट, तो जुलाई 2020 से 3 साल पहले यानी कि 17 जुलाई 2017 इतने बीच का बना हुआ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तुरंत आपको जाएंगे वहां पे और क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का उसके बाद का भी होगा, तब भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। तब वहां पे देखिए एक पता नहीं मुंबई हाई कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का मामला था जहां पे उन्होंने कहा था कि वो प्रदेश का भी है तब भी आपको मानना पड़ेगा। बस ये है कि वो सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और डेट के बाद का भी है तब भी आपको मानना पड़ेगा। नौकरी इस बेस पे आप उसकी ले नहीं सकते, ठीक है ना। लीगली बात इतनी सी है। तो ये तो नौकरी नहीं ले पाएगा कोई, लेकिन एक क्या होता है कि वहाँ पर आपसे एक देते हैं फॉर्म जैसा कुछ देते हैं और उसमें लिखवा लेते हैं आपसे, समझ रहे हैं, उस पर लिखवा लेते हैं कि हाँ ऐसी कोई जानकारी पाई गई, यदि गलत पाई गई तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, ऐसा करके वो लोग लिखवा लेते हैं, ठीक है ना। तो इतना लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप लीगल हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे वही ओरिजिनल वाला एक बार और देख लेंगे बस। तो वहाँ पर क्लियर, जैसे हम लोगों को क्लियर मिल गया था तो आप लोगों को वहाँ पे प्रोविजनल मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो प्रोविजनल फिर वो जाके डिपार्टमेंट एक बार और चेक करेगा, वैसे भी चेक करता ही है, ठीक है। ओरिजिनल तो सेट लेके जाते ही हैं, ये एक कॉपी भी लेके जाते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है डीएसटी की, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल सब समाप्त हो गया, ठीक है। अब आते हैं किस पे, उस पे डीईएसटी पे, डीईएसटी, ठीक है। डीएसटी पे आते हैं। डीएसटी क्या होता है, इसमें डेटा एंट्री होता है। ये बेसिकली जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है, बहुत सारी पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल के थ्रू, तो उसमें टैक्स असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो पोस्ट होती हैं, है ना, 2400 ग्रेड पे की होती हैं, 2400 जीपी की। तो उसमें से क्या होता है कि आपको टाइपिंग करनी होती है, और टाइपिंग के लिए 2000 के आसपास की होती है 15 मिनट में, बड़े आराम से होता है। थोड़ा सा आप 2-3 महीने भी प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ थोड़ा बहुत जाने, इंग्लिश में करना वैसे भी आसान होता है, 2 महीने पहले भी आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, हो जाएगा। तो मेरी तो खैर अच्छी थी पहले से, तो मैं 8-10 दिन मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी, हो गया था, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, यदि नंबर कम हैं तो आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे जानने वाले इस बार ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नंबर उनके क्वालिफाई हैं, वो पास हो जाते, नौकरी मिल जाती है उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया, टाइपिंग खराब कर दी, क्योंकि उनको लग रहा था नहीं होगा, और टाइपिंग खराब कर दी तो उनको टैक्स असिस्टेंट की भी पोस्ट नहीं मिली। तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये इसको सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें हैं जो आपको ले जानी है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, डीएसटी उसकी बात करते हैं, सीपीटी की बात करते हैं। सीपीटी में भैया क्या होता है, बाकी जितने इंस्पेक्टर पोस्ट होते हैं, जैसे ऑडिटर में ना तो टाइपिंग की ज़रूरत होती है, ना ही इस कंप्यूटर टेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन बाकी इंस्पेक्टर पोस्ट जो होती हैं उनमें, क्योंकि आपको इंस्पेक्टर बना के आपको कंप्यूटर पे ही तो काम कराना है ना, तो वो सब आपसे जानना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस है, उसमें एक सीपीटी बनवाते हैं, सीपीटी में करवाते क्या हैं, एक एक्सेल पे काम करवाते हैं, ठीक है, दूसरा करवाते हैं पावर पॉइंट पे। मैं अभी उसकी एक झलक लेके आया हूँ, आप देख भी सकते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल होता है, जैसे क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इनके नंबर किसी के भी ऐड नहीं होते, ना तो टाइपिंग के, ना इसके सीपीटी वाले के, कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट के, प्रोफिशिएंसी टेस्ट के, इसके भी नंबर ऐड नहीं होते, क्वालिफाइंग होते। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया था, 4-5 दिन पहले मैंने थोड़ा देखा था, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता भी था, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप लोगों को नॉर्मल सी आती हैं, और थोड़ा आपने देख लिया। हमारे 200 में से 145 नंबर हैं, आप बताइए, और हम ढंग से बना के नहीं, हमको लग रहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो गया 145 नंबर, ठीक है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको क्या क्या है, MS ऑफिस 2007 मिलता है ज़्यादातर, ठीक है ना, हाँ, और क्या है, और ये CPT बनाना होता है, ठीक है ना, वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल ऑफ CPT। अब यही है, PPT बनाना है और एक्सेल पे काम करना है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसा क्या होता है। जैसे ये है, जब आप एक्सेल खोलते हैं, थोड़ा देखेंगे वहाँ पे, तो एक्सेल में इस तरीके का कुछ बन के आता है। तो यहाँ पे आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, ऐसे लिखने के लिए बोलेंगे, और फिर इस तरीके का कुछ डेटा फिल करवाते हैं, फिर उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। थोड़ा देख के जाइएगा, है ना, आप 2-4-10 दिन यूट्यूब पे देख लीजिएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं जिनमें आप 4-6 दिन में सीख सकते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत, 10-15 दिन आप समय दे दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके का डेटा फिल करवाते हैं, फिर फॉर्मूले से उसका अंतर निकलवाते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकलवाते हैं ना, फिर परसेंटेज निकलवाते हैं। इस तरीके का डेटा होता है, आप एक बार जाके देख लीजिए, कहीं भी उस पर यूट्यूब पे सर्च करिए, ठीक है ना, कि टायर 4 के लिए
CPT के लिए कौन से वीडियो हैं, तो उसमें जाके सर्च करिएगा। कोई भी आप उठा के 4-5 वीडियो देख लीजिए, आपको ये नॉर्मल से फॉर्मूले हो जाएंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इस बात की टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, बस आप इतना ध्यान रखिएगा ज़रूर। ये होता है। और दूसरा एक होता है, कहाँ गया, PPT शायद नहीं ली थी क्या मैंने, एक सेकेंड रुकिएगा, तो शायद PPT मैंने ली नहीं, हाँ कुछ इस तरीके की थी, कुछ इस तरीके की, देखिए कुछ इस तरीके की थी कि ऐसे लिखवाते हैं, जैसे इस बार भी कुछ लिखवाया था उन्होंने हमसे, याद नहीं इस टाइम पे, और फिर हेडलाइन इस तरीके से, ये पॉइंटर और ये नीचे फुटर नोट्स और ये सब रोल नंबर, यहाँ पे नाम और इस तरीके डेट वेट डलवाते हैं, ये लिखवाते हैं कुछ, है ना। इसी तरीके का था इस बार भी, पता नहीं, हो सकता है यही ना हो, मुझे अभी याद नहीं है। तो बस ये था। अब इसमें पावर पॉइंट पे PPT बनाने के लिए बस थोड़ा सा एक बार आइडिया ले लीजिए कि कैसे इसको बोल्ड करते हैं, कैसे ये लाइनिंग लाते हैं, बॉर्डर कैसे लाते हैं, ये सब मैं तो भूल ही गया था बॉर्डर लाना, लेकिन उसके बाद भी वो सब हो गया था, ठीक है ना। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इतना ही था। थैंक यू सो मच। और जितने लोग भी आगे टायर 4 देने जा रहे हैं, टायर 3 का नंबर भी कुछ दिनों में आ ही जाएगा, टायर 4 देने जा रहे हैं, उनको सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, जितनी भी जानकारी, जितना हमने SSC के थ्रू सीखा है वो सब बताएंगे, ठीक है। और बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन टायर 4। थैंक यू।